नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने क्षितिज पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड से पहला अध्याय सूर्य के पथ पढ़ लिया है और आज हम लोग गद्य खंड से पहला अध्याय नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेंगे। उसके बाद से हम लोग अध्याय पर जाएंगे। तो बच्चों, स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। यानी नौकरी के समय ये राजस्थान में ही ज़्यादातर समय तक इनकी ड्यूटी लगी रही। इसके बाद वे शैक्षिक मतलब अपने इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद में ये भोपाल में ही रहते हुए एक वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़ गए। उस समय वसुधा पत्रिका निकलती थी और इसका इन्होंने संपादन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। समकालीन कहानी मतलब 1970 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई, उन कहानियों में इनका अहम योगदान रहा है। इन्होंने भी बहुत से कहानियाँ लिखा है, जिसमें कुछ रचनाएं हैं। कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास बहुत ही चर्चित रहे। इन्होंने 2 उपन्यास भी लिखा, वह भी बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। यानी उनकी जो कहानियों की मुख्य विषय रहा है, वह रहा है वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहा है भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो अभी जो हम लोग अध्याय पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, उसके बारे में यहाँ नीचे कुछ दिया गया है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यानी जो देश चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ है, वही देश नहीं है। यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, यहाँ हमारी देश की जो भी संपत्ति है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, उन सब की रक्षा करना एक देश के नागरिक का कर्तव्य है। और इन सारी चीज़ों से जो अपना प्रेम रखता है, वही एक देश का सच्चा देशभक्ति होता है, देशभक्त होता है। और इसी आधार पर उन्होंने यह अध्याय नेताजी का चश्मा, जिसमें कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे सामने, देश की जनता के सामने यह बात उपस्थित करना कि देशभक्ति क्या है। और देश में आज हमारे देश में 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। लगभग सभी लोग किस तरह से देश की सम्मान में, देश के प्रति अपने प्रेम से देशभक्ति की भावना को उपस्थित कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर आधारित है यह कहानी।
नेताजी का चश्मा। और अंत में कहानी यह कहते हैं कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं, यानी संपूर्ण देश के लोग जो है, संपूर्ण देश के नागरिक जो है, वह देश की रक्षा सुरक्षा करने में अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो देखेंगे नेताजी का चश्मा। सबसे पहले हम लोग इसमें इस बात पर बात कर लेंगे, मुख्य रूप से 4 पात्र इस अध्याय में हैं। हालदार साहब हैं, कैप्टन चश्मे वाले हैं, और पान वाला है, और एक मास्टर है मोतीलाल। इन 4 मुख्य पात्रों के साथ यह कहानी जो है आगे बढ़ती है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे बच्चों, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। हालदार साहब जो मुख्य पात्रों में एक हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे अपने मिल, उनका एक मिल था, मिल के मालिक थे, और मिल के काम से हर 15वें दिन उनको शहर जाना पड़ता था। और शहर जाते हुए बीच में जो है रास्ते में एक कस्बा पड़ता था, छोटा सा बाजार था। वहाँ की यह घटना है, वहाँ की यह कहानी है। तो वहाँ पर क्या था कि वह छोटा सा बाजार था, बगल में छोटा सा गांव था, और इसे हम लोग पूर्ण रूप से शहर नहीं कह सकते हैं। और जो नगर पालिका है वह भी थी इस कस्बे में। नगर पालिका के अंतर्गत बीच बीच में कुछ काम करवाए जाते थे, जैसे कुछ लोक कार्यक्रम करवा दिया गया, कुछ रास्ते बनवा दिए गए, नालियाँ बनवा दिया गया। नगर पालिका के फंड में जो भी आता था, सब अधिकारी मिलकर के निर्णय लेते थे क्या बनाना है, क्या करना है, और उसको करवा दिया जाता था। इसी बीच एक बार जो है सब लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने मिल कर के यह विचार किया कि क्यों ना इस चौराहे पर एक नेताजी का मूर्ति लगा दिया जाए। नेताजी से मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नगर पालिका के बोर्ड के लोगों ने यह विचार किया कि हम लोग इस चौराहे पर एक मूर्ति लगवा देंगे तो ठीक रहेगा। इसी बात को लेकर के, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो
सभी प्रशासनिक बोर्ड के लोगों ने मिल करके नगरपालिका के साथ जो है यह तो निर्णय ले लिया कि यहाँ पर एक मूर्ति लगा दी जाए, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद बजट कम रहा होगा, जिस कारण उन्होंने क्या किया, जो कस्बा में एक स्कूल था जहाँ के ड्राइंग मास्टर थे, आर्ट टीचर, उनको यह काम सौंप दिया गया और उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि 1 महीने के भीतर जो है 1 महीने के अंदर वह मूर्ति बना करके और यहाँ लगा देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच की। अब मूर्ति तो बना दिया गया जल्दबाजी में, 1 महीने के अंदर संगमरमर की मूर्ति बनानी थी, बन गई, और मूर्ति को ला करके उस कस्बे के चौराहे पर लगा दिया गया। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, संगमरमर की मूर्ति बनी है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कोई चश्मा नहीं था। एक जो है सचमुच का एक सामान्य और चश्मा जो है सामान्य चश्मा ला करके उस मूर्ति पर लगा दिया गया था, जिससे स्पष्ट होता था कि मूर्तिकार ने इस चश्मे को नहीं बनाया है, कोई दूसरा जो है इस पर ला करके लगा दिया है। आगे देखेंगे बच्चों, चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यानी वास्तव में। अब जब हवलदार साहब एक बार शहर जा रहे थे अपने काम से, तो रास्ते में जो है उस कस्बे पर रुक करके और पान खाया, और उन्होंने जब उनकी नज़र जब उस मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। आश्चर्य से जो है वे हंसते हुए कहे कि वाह भाई क्या बात है, मूर्ति जो है असली है और चश्मा जो है ये मूर्ति पत्थर का है और चश्मा जो है रियल में लगाया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। जीप आगे बढ़ने लगी, हवलदार साहब शहर की तरफ जाने लगे और उन्होंने सोचते सोचते यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की जो भावना है उससे वे प्रभावित हुए, और उन्होंने सोचा कि उस भावना का है, लोगों के उस भावना का कदर है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। उन्होंने यह विचार किया। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकाट चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब जब दूसरी बार हवलदार साहब गए, शहर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है। पिछली बार जो चश्मा उन्होंने देखा था वह चश्मा नहीं था। तीसरी बार फिर नया चश्मा। ऐसे तीसरी बार जब फिर जा रहे थे शहर तो देखा फिर नया चश्मा।
हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो अपने जो है हवलदार साहब हर बार जाते थे और वहाँ पान खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। अब और हर बार देखते थे कि चश्मा बदल जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आज जो है पान वाले से इसके बारे में पूछें, और उन्होंने उससे पूछा तो कि क्यों भाई, ये नेताजी का जो चश्मा है हर बार जो है हम देखते हैं तो बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हवलदार साहब के सवालों का जवाब देते हुए पान वाले ने बताया कि यह काम कैसा है, कौन करता है? कैप्टन चश्मा वाला करता है। और वह पान वाला कैसा था उसके बारे में बताया गया है कि वह मोटा था, काला था और खुश मिजाज था। और हवलदार साहब की बात सुन करके वह हंसने लगा और उसके बाद बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है, हमेशा जो है चश्मा बदलता रहता है। क्या करता है हवलदार साहब? कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाले का कहने का मतलब है कि वह क्यों चश्मा बदलता है। तो चश्मा वाला जो है चश्मा बेचता था, तो हवलदार साहब समझ नहीं पाए कि ये चश्मा क्यों बदलता है। तो पान वाले ने बताया कि किसी ग्राहक को उस चश्मे की साइज की चश्मे की ज़रूरत होती है तो वह उठा करके दे देता है, दूसरा मूर्ति पर लगा देता है। ये बार बार चेंज करने का, चश्मा बदलने का कारण यही है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उससे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। और उसकी इस विचार को अच्छे से समझ गए थे हवलदार साहब कि क्या कारण है ऐसा चश्मा जो है बदलता रहता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब हवलदार साहब ने उनकी मूर्ति की मेन चश्मा जो होनी चाहिए संगमरमर की, उसके बारे में पूछा तो पान वाले ने बताया कि वह मास्टर बनाना भूल गया है। यानी मास्टर कौन था? आर्ट टीचर मोतीलाल। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी कि, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा।
बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय कर नहीं पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तो मेन कारण जो है, अब मोतीलाल मास्टर के बारे में विचार करते हुए हालदार साहब ने सोचा कि ये कारण रहे होंगे जिसके वजह से ये इनके मूर्ति पर चश्मा नहीं लग पाया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? जो कैप्टन नाम दिया गया था, इससे उनमें एक संदेह था हालदार साहब को कि हो सकता है कैप्टन तो फौज वाले होते हैं, तो चश्मा वाला जो है पहले हो सकता है फौज में रहा हो या नेताजी सुभाष चंद्र के साथ जो है आज़ादी की लड़ाई में रहा होगा, इसलिए उसे कैप्टन कहते हैं। तो देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। जब उन्होंने अपना संदेह मिटाने के लिए पान वाले से पूछा कि क्या वह फौज में था या नेताजी के साथ काम किया था, तो पान वाले ने क्या बोला, उसकी जो जवाब था वह थोड़ा एक देशभक्त के लिए क्षोभ पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाली थी। उसने जो कहा कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, एक देशभक्त की इस तरह से अपमान करना बुरी बात है, और यह बात जो है हालदार साहब को भी बहुत ही कड़वी लगी। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जब उन्होंने चश्मे वाले को देखा तो वह बेचारा विकलांग व्यक्ति था और दुबला पतला, उसके पास अपनी दुकान नहीं थी, इसलिए वह फेरी वालों की तरह साइकिल पर एक बना लिया था, उसी पर सारे चश्मे को ले लिया था और फेरी वाले की तरह जो है अपना चश्मा बेचता रहता था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए अब 2 साल तक जो है बताया जा रहा है कि हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो हमेशा देखते थे और हर बार जो है तरह तरह के चश्मे बदले हुए मिलते थे नेताजी की मूर्ति पर।
फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो बहुत बार उन्होंने देखा, ये 2 साल तो उन्होंने देखा कि चश्मा जो है बदलता रहता था। फिर जो है एक बार वे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि चश्मा नहीं है और पान वाले की दुकान भी बंद थी, इसलिए वह नहीं पता कर पाए। फिर जब दोबारा गए तो उन्होंने पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने बहुत ही दुख के साथ बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर ही हंसता है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब जो है उनको इस बात का दुख था कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी और पिछले 2-3 सालों से जो देखते आ रहे थे नेताजी का चश्मा बदल रहा है, अब वह न तो चश्मा बदलता था बल्कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ही नहीं था। तो इस वेदना को उन्होंने प्रकट किया और जीप व ड्राइवर से बोला कि चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, आगे चल देना, आगे कहीं पान खा लेंगे, अब इस चौराहे पर पान नहीं खाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थे, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब उन्होंने तो यह सोचा था कि अब उधर हम देखेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन जो पिछले 2 सालों से आदत बनी हुई थी नेताजी की मूर्ति को देखने की, वह आदत नहीं गई और अचानक उनकी आंख जो है मूर्ति की तरफ पड़ गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा मूर्ति पर कि अचानक उन्होंने ड्राइवर से बोला गाड़ी रोकने के लिए, और वह अचानक गाड़ी रोका और जब तक रोकता तब तक वे गाड़ी से उतर करके मूर्ति की तरफ भागते गए और वहाँ जा कर के अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने क्या देखा, किस कारण वे जो है अचानक जीप रुकवा दिया, तो यह देखा कि नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे से एक चश्मा बनाया था और उसे ला करके लगा दिया था। और यह बच्चों की देशभक्ति, बच्चों की देश के प्रति जो भक्ति है, यह देखकर नेता हवलदार साहब की देशभक्ति जागृत हो गई और उन्होंने देखा, सोचने लगे कि बच्चों में भी देशभक्ति है। वे अपने तरीके से, उन्होंने भी चश्मा लगाया है, लेकिन उनके पास वह साधन उपलब्ध नहीं है जिससे वह ग्लास का चश्मा ला करके लगा सके। तो उन्होंने सरकंडे से, जिसे बच्चे खेलते हैं, उस सरकंडे का चश्मा बना करके
और ला करके मूर्ति पर रख दिया था। तो यह था जो है इस अध्याय की मुख्य बातें, नेताजी का चश्मा, जिसमें हमने यह देखा कि किस तरह से कैप्टन जो एक विकलांग व्यक्ति था वह अपने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका कैसे निर्वहन कर रहा था। नेताजी का अपमान न हो इसलिए सब जगह नेताजी की मूर्ति जो होती है वहाँ चश्मा लगा होता है। इसमें भी आप लोग इसमें जो है नहीं लगा हुआ है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति जब भी आप कभी देखेंगे तो उसमें चश्मा लगा रहेगा। तो एक विकलांग व्यक्ति किस प्रकार अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और जिससे हवलदार साहब बहुत प्रभावित हैं और बच्चों ने भी उस अपने कर्तव्य को पूरा किया। इसलिए इस अध्याय की मुख्य बातें यह है कि हम जो देश में रहते हैं, जो देश के नागरिक हैं, भारत की जो नागरिकता हमारे पास है उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना चाहिए। यही शिक्षा इस अध्याय में मिलता है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर आगे हम इसका प्रश्न उत्तर भेज देंगे बच्चों। धन्यवाद।